नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वह है रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्च होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। रिसर्च यानी आपका किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, या किसी फाइंड आउट चीज़ की भी वस्तु होती है, आप उसको पुनः समाज के सामने डिपिक्ट करते हैं। यानी रिसर्च ऐसा विषय है जिसमें आप किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को आप ढूंढ के लेके आते हैं। आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं, चाहे आप क्वेश्चनर मेथड लें, चाहे आप इंटरव्यू मेथड लें, चाहे आप एक्सपेरिमेंट करें, चाहे आप केस स्टडी करें, बहुत सारे रिसर्च के मेथड्स होते हैं। उन रिसर्च के मेथड से आप किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को, किसी भी समस्या को, यहाँ तक कि हम समस्या की बात करेंगे, किसी भी समस्या को फाइंड आउट करते हैं और समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब रिसर्च जरूरी होती है, बिल्कुल। रिसर्च क्यों जरूरी होती है? हम रिसर्च इसलिए करते हैं, हम ये नहीं कहते कि केवल साइंस वाले रिसर्च करते हैं, आर्ट्स वाले रिसर्च नहीं करते हैं। सभी व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी तरह की रिसर्च करते हैं। ठीक है, हम हमारे जीवन में भी कभी ना कहीं किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं। जैसे हम बीइंग एन होम साइंटिस्ट हम बात करते हैं, आप ये फाइंड आउट करते हैं कि आलू की किस तरीके से रेसिपीज बनाई जा सकती है। या इंटीरियर डेकोरेशन की जब हम बात करते हैं तो इंटीरियर डेकोरेशन में आप फाइंड आउट कर लेते हैं आपके जीवन में कि आपकी दीवार पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा आपके फर्नीचर के साथ मैच होके। ये भी एक तरह की रिसर्च है। यानी रिसर्च ऐसा है कि हम हमारे दिन प्रतिदिन हम कार्यों में भी उसको शामिल करते हैं। जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो आप एमए करेंगे, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे। पीएचडी में आपकी रिसर्च वर्क होता है। कई जगह एमएससी होती है, उसमें 6 महीने का डेजर्टेशन होता है, एमफिल में डेजर्टेशन का वर्क होता है। ये एक तरह की रिसर्च होती है। रिसर्च का टॉपिक क्या होता है, यह डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। निश्चित रूप से यदि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसी के बारे में रिसर्च करेंगे तो रिसर्च बहुत अच्छी होती है। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं अर्गोनॉमिक्स के बारे में। जब हम अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी मैन मशीन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट, मानव और मशीन का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिश्ता है, कैसा है, कैसे मानव का जो कार्य होता है उसको हम अच्छा बना सकते हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ में, ताकि उसकी समय, मनुष्य का समय कम लगे, मनुष्य की जो एनर्जी है कम लगे। ये अर्गोनॉमिक्स है। अब अर्गोनॉमिक्स एक वाइड सब्जेक्ट है, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें। हमने एग्जाम्पल यह है अर्गोनॉमिक्स का, तो जिस भी सब्जेक्ट की आप बात करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको यह देखना होगा कि आप क्या कार्य करना चाहते हैं, किसका आप में इंटरेस्ट है। ठीक है, अर्गोनॉमिक्स में आप क्या इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं, अर्गोनॉमिक्स में क्या आप फर्नीचर लेना चाहते हैं, इक्विपमेंट्स में भी आप क्या किचन के टूल्स लेना चाहते हैं, क्या आप एग्रीकल्चर टूल्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें अपना जो सब्जेक्ट है रिसर्च का, वह एक उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। जो भी आपका रिसर्च का सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ये है कि हम इस चीज़ को पाने के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी चीज़ का कोई भी कार्य करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो रिसर्च का भी एक उद्देश्य होना नितांत आवश्यक होता है। सर्वप्रथम हम किसी भी रिसर्च को करेंगे तो हम उसका उद्देश्य निश्चित करते हैं कि हमें यह उद्देश्य से कार्य करना है। हमें, क्योंकि पूरा संसार हमारे साथ में है, तो हम पूरे संसार के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। हम हमारा एरिया जो होता है वो हम लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकते। हमने हमारा एरिया ले लिया कि हम इंडिया में रिसर्च करेंगे। इंडिया के बाद हमने, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से हमने ले लिया राजस्थान। अब पूरे राजस्थान का सर्वे अगर आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हैं तो हमने फिर हमारे आप को डिलिमिट कर लिया। डिलिमिट मतलब हमने हमारे आप को रोक लिया कि हम हमारी रिसर्च जो है वो हम हमारे शहर, कोटा शहर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो हम हमारे शहर तक ही लिमिट करते हैं। अब सबसे पहले हम शहर से पहले हम डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, तो हमने हमारे आपको डिस्ट्रिक्ट पे लिमिट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट में भी हम नहीं जा सकते तो हमने आपको हमारी शहर पे लिमिट कर दिया। ठीक है, तो हम ए पर्टिकुलर सिटी की बात करके, चाहे कोई सी भी सिटी ले लें जिसमें हमें सहूलियत होती है, हम उस सिटी में रिसर्च करेंगे।
ठीक है। अब रिसर्च हमने फाइंड आउट करने दे, क्योंकि हम कोटा सिटी की बात करते हैं, तो कोटा सिटी में हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि कितने कोचिंग संस्थान में बच्चे आते हैं, ठीक है, कितने बॉयज आते हैं, कितने गर्ल्स आते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हम पर्टिकुलर बच्चों पे कोचिंग का क्या इफेक्ट होता है। इसके फाइंड आउट करने के लिए हमने डिलिमिट कर दिया कि हम गर्ल्स के ऊपर स्टडी करेंगे या हम बॉयज़ के ऊपर स्टडी करेंगे, या हम दोनों वेरिएबल्स लेंगे, गर्ल्स भी ले सकते हैं, बॉयज़ भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। तो हमने आपको हमारे उद्देश्य को लिमिट कर दिया, कहाँ तक, कोटा सिटी में जो संस्थान है उस तक हमने लिमिट कर दिया। या हम एनजीओस के बारे में बात करेंगे, तो जितने भी एनजीओस कोटा में चल रहे हैं हमने, या आपके शहर में जो चल रहे हैं, हमने उसको लिमिट कर लिया कि हम एनजीओस की स्टडी करेंगे। कौन से एनजीओस हैं, पूर्णतः सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, या कुछ फंडिंग सरकार से आती है, कुछ फंडिंग जनता से आती है। किस तरह के एनजीओस को आप लिमिट करना चाहते हैं, क्योंकि एनजीओस भी बहुत सारे हैं। इस तरीके से हमने हमारी स्टडी को लिमिट कर लिया है, ठीक है। या हम स्टडी करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर और गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर। हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं बहुत सारे इधर। तो हमने प्राइवेट केवल प्राइवेट स्कूल्स लेने हैं, या हमें केवल गवर्नमेंट स्कूल लेने, या हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों लेने हैं। हमने शिक्षकों के ऊपर रिसर्च करनी है कोई, तो हमने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स लिए हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स लिए, या हमने दोनों के लिए हैं, ठीक है। या ऐसे स्कूल के टीचर्स लिए जो कि फंडेड होते हैं स्कूल्स कहीं, है ना, तो हमने उनके स्टडी करी। या हमने एक पर्टिकुलर संस्थान ले लिए, ये भी कर सकते हैं हम, एक पर्टिकुलर संस्थान ले लिए, उसके अंदर जो कार्यरत व्यक्ति हैं, पुरुष हो चाहे महिला हैं, उसके ऊपर हमने स्टडी करी, यानी हम संस्था के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। आपको यह लिमिटेशंस बनानी है कि आपका स्टडी कहाँ तक होगी, वह रिसर्च, क्योंकि हम बहुत सारी रिसर्चेस नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने हमारा एक ऑब्जेक्टिव निश्चित कर लिया। ऑब्जेक्टिव निश्चित करने के बाद में हमने क्या निश्चित करा कि हमारी स्टडी हम किस पे करेंगे, कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे, कब करेंगे, कितना समय लगेगा हमें, क्यों, कहाँ, कब, कितना समय लगेगा, इसके बारे में हमने निश्चित करना आपको पहले होता है, रिसर्च से पहले का कार्य होता है। फिर आपको देखना पड़ता है, हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, यानी आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं उस स्टडी के ऊपर पहले कितनी स्टडीज हो चुकी है पुराने सालों में, ठीक है, किस व्यक्ति ने क्या कहा है, क्या लिखा है, उसके बारे में कितना डेटा कलेक्शन हुआ है, डेटा कलेक्शन किस तरीके से होता है, ये आप फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, ये फाइंड आउट आप करेंगे, आपके मैगजीन्स हैं, आपके जर्नल्स हैं, इंटरनेट पे देखेंगे आप, आपकी जो बुक्स हैं उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ढूंढेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर इस तरह की पिछले इतने सालों में स्टडी हो चुकी है जो आपके ऑब्जेक्टिव से मिलती जुलती है। इस व्यक्ति ने, इस राइटर ने, जो इस साइंटिस्ट ने, इस रिसर्चर ने ये कहा था कि इस साल में यह बात कही गई थी। जैसे हम एग्जांपल लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, महिलाओं की सहभागिता, ठीक है। अब महिलाओं की सहभागिता बीइंग एन एंटरप्रेन्योर्स कितनी थी 1991 में, 92 में, ये अलग अलग रिसर्चेस हो चुकी है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि 2002 में कितनी हुई थी, 2012 में इतनी हुई थी। इसने रिसर्च करी तो फाइंड आउट करा कि फॉर्मल सेक्टर में इतनी थी, इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाएं इतनी कार्यरत थी, ये फाइंड आउट करा आपने। अब यह बात ध्यान रखिए कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, यह समाज के लिए फायदेमंद होनी चाहिए, है ना। तो हमने फाइंड आउट करा कि हमने ढूंढा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमने ढूंढा। आजकल तो बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, परंतु पर ध्यान रखिए कि वह साइटेड होने चाहिए। साइटेड होने का मतलब ये होता है कि यह किसी जर्नल में, किसी बुक में पब्लिश होने चाहिए। आप अनऑथोराइज्ड डेटा को नहीं ले सकते, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कि इस व्यक्ति ने इस सन में, इस बुक में, इस जर्नल में, इस रेफर्ड जर्नल में ये बताया कि इसके बारे में, जो भी आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका यह रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा। फिर हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। मेथोडोलॉजी में आपने जो भी टॉपिक लिया है, फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं महिला उद्यमिता की, तो महिला उद्यमिता के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितनी महिलाएं आपके पर्टिकुलर शहर में हैं, तो
आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी एक मेथोडोलॉजी लेंगे। कैसे, क्या मेथोडोलॉजी? आप केस स्टडी कर सकते हैं, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी महिलाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कार्य कर रही हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। आप महिलाओं के साथ में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको एक क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चनर अवेलेबल भी है बने बनाए, है ना, और कुछ क्वेश्चनर आप बना भी सकते हैं। क्वेश्चनर बनाने के, अगर आप बना रहे हैं क्वेश्चनर, तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि आपको उसे इवेलुएट कराना पड़ेगा पैनल से, पैनल ऑफ जजेस से आपको इवेलुएट कराना पड़ता है कि हाँ आपने जो क्वेश्चनर बनाया है वो सही है या वो क्वेश्चनर गलत है। यदि क्वेश्चनर में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो आपको जो फील्ड में जाने से पहले आपको क्वेश्चनर में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हैं तो उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लैंग्वेज है वो इजी हो, लैंग्वेज समझने लायक हो, सामने वाले को क्वेश्चनर ऐसा हो कि डायरेक्ट समझ में आ जाए। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड वह क्वेश्चनर होता है जिसके अंदर कि आपको क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आपको आंसर दे रखे होते हैं, उनमें से आपको टिक मार्क करना होता है, ठीक है। ओपन एंडेड में उनको लिखना होता है। हालांकि ओपन एंडेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि आप उसको डेटा को एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। तो विभिन्न मेथड्स होते हैं स्टडी के, रिसर्च मेथोडोलॉजी के। आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट वीडियोस में भी देखेंगे, तो आप देखिएगा उसमें किस तरीके से मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं। अब मेथोडोलॉजी जो होती है आपकी, आपने बना ली है, आपने फाइंड आउट कर लिए, ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव किस तरीके का है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपने देखा कि उन्नत बीज आ रहे हैं, उन्नत बीज से किसानों की फसल में कैसा इजाफा हुआ है और पुराने बीज से किस तरीके से फसल में होता है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, है ना। या आपने कोई रेसिपी बनाई है जिससे कि हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, तो आपको रेसिपी बनानी है, बनाने के बाद में उसका इफेक्ट देखना है 6 महीने तक, है ना। 6 महीने तक आपने बच्चों जिसके ऊपर बनाई है, महिलाओं के ऊपर बनाई है, एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर बनाई है, तो आपने रेसिपी बनाई है जिससे कि हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होता है। तो उस हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होने के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये अलग तरह की होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी होगी कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं ना, और दूसरी हमने सर्वे मेथड देखा। तो मेथोडोलॉजी अलग अलग तरह की होती है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव सेट करा था। उसके बाद हम बात करते हैं आपका डेटा कलेक्शन की। डेटा कलेक्शन डिपेंड करेगा कि आपकी मेथोडोलॉजी कैसी है। सर्वे मेथड है आपका, तो आप एक एक के पास जाएंगे, जाने के बाद आपने जो भी आपका जो क्वेश्चन है यह है, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा जिसके पास भी आप सर्वे करने जा रहे हैं। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी आपका डेटा है वह सिक्योर रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पूछते हैं। तो यह कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है जिससे भी आप सर्वे कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर भी आप सर्वे कर रहे होते हैं, कि आपका जो डेटा है वह कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डेटा कलेक्शन करने के लिए कि आप अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट कर लेंगे। जो आपसे आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपकी मेथोडोलॉजी, हम डेटा कलेक्शन के लिए भी वीडियो बनाएंगे, आप उसमें देखिएगा कि किस तरीके से डेटा कलेक्शन किया जाता है। डेटा कलेक्शन करने के पश्चात, ठीक है, डेटा कलेक्शन करने के पश्चात आपकी स्टडी रहेगी कि आप उस डेटा को एनालिसिस करेंगे कि आपने क्या फाइंड आउट करा, रिजल्ट्स, ठीक है। जो भी आपने मेथोडोलॉजी अपनाई है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करा कि आपका उसका रिजल्ट क्या है। इसलिए तो हम कर रहे हैं सारी मेहनत, है ना। तो हमने ये मेहनत करी कि हमने फाइंड आउट करा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या इंटीरियर डेकोरेशन की इंडस्ट्री में महिलाएं कितना कार्यरत हैं, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि पुरुषों की अपेक्षा केवल 40%, केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई डेटा का लिंक नहीं है यहाँ पे, कि 40% महिलाएं हैं जो कि इंटीरियर डेकोरेशन की इंडस्ट्री में कार्यरत हैं।
और उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, या समस्या आ रही तो इस तरह की समस्याओं को आ रही है। हमने ये कैसे फाइंड आउट किया? परसेंटेज मेथड से, टी वैल्यू से, एफ वैल्यू से, अलग अलग तरीके की जो वैल्यूज होती हैं एनालिसिस करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ध्यान रखिए इसमें हम, है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, टी टेस्ट भी लगा सकते हैं हम, परसेंटेज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि इसकी एनालिसिस क्या है। फिर आपको रिजल्ट लिखने होते हैं। रिजल्ट कैसे लिखेंगे कि इस साल में हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल उसी का लेते हैं हम, कि इस साल में सपोज 2010 में इंटीरियर डेकोरेशन में मात्र 10% महिलाएं कार्य करती थी, इसने बताया। आपने 2010 में स्टडी नहीं करी, परंतु हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखा कि इस तरीके से महिलाएं कार्य करती थी, और आज की तारीख में जो हमने फाइंड आउट करा है वह इस तरीके, इतने पहले 10 थी अब 40% हो गई। क्यों हो गई? ये आपको कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल महिलाओं में या छात्राओं में पढ़ाई के कार्य चल रहा होता है, पढ़ाई के बारे में जागरूक हो गई है, और जागरूकता के कारण से इस फील्ड में भी, इंडस्ट्री में भी लड़कियां या महिलाएं कार्यरत होती हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आपको इसका सारांश लिखना पड़ेगा कि टोटल आपने जो भी स्टडी करी है उसका सारांश ये कहता है कि महिलाएं या छात्राएं जो हैं वह इंटीरियर डेकोरेशन, फूड्स एंड न्यूट्रिशन के ऊपर या एनजीओस के अंदर ज़्यादा कार्यरत होती जा रही हैं। हमारा जो समाज है वह ज़्यादा इस महिलाओं के प्रति जो है वह जागरूक होता जा रहा है। ये आपका रिसर्च सारांश होता है। तो बच्चों, रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रिसर्च हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो समाज के लिए फायदेमंद होता है। कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिव टॉपिक भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जो नेगेटिव टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना, कि आज के युग में कितनी जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से किसी भी तरह की पीड़ा में नहीं बताएगा, ठीक है, कि मुझे किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा हो रही है। शारीरिक पीड़ा के बारे में फिर भी बता दें, परंतु मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन के लिए हम अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं कि हाँ हमें एक्सेप्ट है डिप्रेशन। तो पर फिर भी देखिए आप, दिन पर दिन आत्महत्याएं जो हो रही हैं वह केस जो हो रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, नेगेटिव पॉइंट है ये, कि डिप्रेशन का शिकार कौन कौन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे भी हमें कारण फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, फिर हो सकता है टॉपिक हम केवल एग्जांपल ले रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। तो सिर्फ मैं और मेरा परिवार, 4-5 जने मैक्सिमम, इसके अलावा हम किसी और तथ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। पहले मैरिजेस हुआ करती थी तो हम 1-1 महीने पहले से ही घर में मौजूद होते थे सभी परिवार के सदस्य, और सभी परिवार के सदस्य घर में रह के ही सारा जो भोज्य सामग्री बनाते थे वो घर में रह के बनाते थे। आजकल क्या होता है, होटल जाते हैं, है ना, और वहाँ जाके हम 1-1 रूम होता है सबका, और 1-1 रूम में हम सब सेट हो जाते हैं। ये हो रहा है, कल्चर हो रहा है। तो उसके कारण से क्या डिप्रेशन का शिकार मरीज है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, समाज में असामाजिकता बढ़ती जा रही है। तो हमने ये फाइंड आउट किया, ये नेगेटिव है ना। परंतु नेगेटिव स्टडी जो होती है उसको करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। पॉजिटिव पॉइंट आपको भी देखेंगे, आप पॉजिटिव पॉइंट बताना बहुत आसान होता है आपको। जब हम नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, हमारे में तो कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। तो ये थोड़ी रिसर्च होती है, वो कुछ हद तक मुश्किल होती है जो नेगेटिव स्टेटमेंट लिए होती है। परंतु बच्चों, ये बात ध्यान रखिए आप लोग, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च का टॉपिक आप सेलेक्ट करिए, आपकी पसंद का सेलेक्ट करिए। जब आपकी पसंद का आप रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट होता है ना। अगर आप किसी और की पसंद का सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपकी लिमिटेशंस आप जानते हैं, आप कहाँ स्टडी कर सकते हैं, कब स्टडी कर सकते हैं, कितनी देर में स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट पीएचडी में हम 2 साल, मिनिमम 2 साल की स्टडी देते हैं कि आप 2 साल में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी लिमिटेशंस कहाँ पर है, क्या आप स्टडी करना चाहते हैं, क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कब स्टडी करना चाहते हैं और कैसे स्टडी करना चाहते हैं। परंतु रिसर्च में हमेशा ये बात ध्यान रखिए, रिजल्ट जो है
वह आना चाहिए और रिजल्ट को डिपिक्ट करना आपको आना चाहिए। रिजल्ट को डिपिक्ट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड होते हैं। आप टेबल के थ्रू कर सकते हैं, आप ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, आप पिक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे डिपिक्टेशन के मेथड्स होते हैं। तो बच्चों, रिसर्च हम दिन पर दिन करते हैं, इससे हम घर में भी दिन पर दिन रिसर्च करते हैं, परंतु ये हमें रिसर्च का जो है वो मेथड से घबराना नहीं चाहिए। रिसर्च हमें करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च करने से ही हमारे समाज का उत्थान होता है।